नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही विमान हादसों और इमरजेंसी लैंडिंग की जो खबरें हैं, मुसाफिरों की उन्होंने धड़कनें बढ़ा दी हैं। पहले अहमदाबाद की भयानक भीषण विमान दुर्घटना, फिर लखनऊ, नागपुर और अब दिल्ली, मुंबई और शाम होते होते बंगलौर से लंदन की फ़्लाइट। हर एक दिन एक नई फ्लाइट में खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग। क्या ये महज संयोग है या फिर हवाई सफ़र अब हवाई दावे बनकर रह गया है? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर AI 171 फ्लाइट जो लंदन के लिए रवाना होनी थी, टेक ऑफ के बाद ही लौट आई और यात्रियों ने बताया कि विमान में अजीब कंपन हो रहा है। ये उस वक्त हुआ जब एक हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट से हो चुका था 12 जून को, और उसमें 241 लोग मारे गए, 24 लोग जो विमान में नहीं थे, बाहर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी वो मारे गए थे। उस हादसे के बाद एक और फ्लाइट लंदन के लिए गई, लेकिन वो वापस आ गई। विमान में अजीब सा कंपन हो रहा था, खिड़कियों से स्पार्क तक दिखाई दिया। तो लखनऊ में कल जेद्दा से आई फ्लाइट उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त होते बची, उसके पहियों में आग की लपटें उठी, रनवे पर फायर ब्रिगेड को दौड़ना पड़ा। इसी तरह इंडिगो की नागपुर फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। नागपुर में यात्रियों की सांसें अटकी रही। दिल्ली से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट में टेक्निकल कारण फॉल्ट था, जिसकी वजह से वो रनवे से ही वापस लौटी, उड़ान कैंसिल। हर बार DGCA जांच की बात करता है, एयरलाइंस तकनीकी खामी बताकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन क्या कोई यह बताएगा कि ये खामियां इतनी बार इतने कम वक्त में क्यों सामने आ रही हैं? क्या मेंटेनेंस से समझौता हो रहा है? क्या पुराने हो चुके जहाज अब चलने लायक नहीं बचे हैं? या फिर अहमदाबाद हादसे के बाद पायलट अब ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और जरा सी आहट पर फ्लाइट वापस मोड़ दे रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर सतर्कता बढ़ी है तो पहले क्यों नहीं थी? ये सवाल उठेगा और लाजमी भी है। और अगर विमान तकनीकी रूप से फिट नहीं है तो उड़ान भरने की इजाज़त दे कौन रहा है? क्या टिकट बेचने की होड़ में, बहुत सारा मोटा पैसा कमाने की होड़ में इंसानी जानों से खिलवाड़ हो रहा है? हर बार DGCA नोटिस देता है, एयरलाइन से सफाई देती हैं, हाँ सरकार मौन रह जाती है, लेकिन मुसाफिरों के मन में डर बना रहता है कि कहीं मेरी अगली उड़ान आखिरी ना बन जाए। ये बहुत कड़वा शब्द है, लेकिन कहना पड़ रहा है। तो आज मंथन का सवाल साफ है कि क्या देश की हवाई सुरक्षा सिर्फ किस्मत के भरोसे है? बड़ा सवाल। और उड़ान में उड़ते इन सवालों का जवाब कौन देगा? जब उड़ान भरोसे की हो तो हर टेक ऑफ सवालों की रफ्तार पकड़ता है। क्या हवाई सुरक्षा अब खतरे में है? इन तमाम फ्लाइट्स के बाद भी अब ऐसा हो रहा है कि अगर एयर टर्बुलेंस हो रहा तो उसमें भी लोग घबरा जा रहे हैं। गोवा से लखनऊ की एक फ़्लाइट जिसमें बहुत सारे यात्री सवार थे, एक पत्रकार ने वीडियो डाला और बताया कि विमान हवा में गुलाटी मारने लगा था या हिलकोरे लेने लगा था। और 1.25 घंटे की फ़्लाइट के बाद जब वो लैंडिंग लखनऊ में हुई तो सभी ने राहत की सांस ली, इससे भी हड़कंप मचा। तो ये अब अगर जो विमान में सामान्य सी चीज़ें भी अब वो ऐसी लगने लगी हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि टर्बुलेंस कितना सामान्य है कितना नहीं है हमें जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मसला टर्बुलेंस का था, लेकिन अफरा तफरी मच गई थी। जिस तरीके से पत्रकार, लखनऊ की पत्रकार जॉली ने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो उन्होंने जिस तरीके से बताया वो तो बहुत ही अफरा तफरी वाला माहौल था। और ऐसे में अफरा तफरी वाले माहौल में कोई न कोई दुर्घटना हो भी सकती थी। तो
सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद जैसे ही देश में एक बेचैनी सी घुल गई है, यहाँ की हवा में एक बेचैनी सी है, एक के बाद एक तकनीकी फ्लाइट्स में गड़बड़ियाँ, एक के बाद एक फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ियाँ, इमरजेंसी लैंडिंग और बम की धमकी, अफवाह, इन वजह से हवाई सफ़र डरावना बन गया है। पिछले 24 घंटे हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए बेहद डरावने रहे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से ही हवाई यात्रियों में डर का माहौल है। विमान से जुड़ी खबरों ने हवाई सफ़र में चिंता को और बढ़ा दिया है। कहीं फ़्लाइट्स में उड़ान के दौरान कुछ समस्या आई तो कहीं विमान गड़बड़ी के चलते उड़ नहीं सका। मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट बांधने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अल्लाह और परवरदिगार को याद कर रहे हैं। हवा में हड़कंप मचा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश में एक अजीब सा माहौल बन गया है। एक के बाद एक विमानों में तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग और बम की धमकियों ने हवाई सफर करने वालों में डर बैठा दिया है। कहीं फ्लाइट टेक ऑफ से पहले रोक दी जा रही है तो कहीं आसमान में मंडराते हुए फ्लाइट वापस लौट रही है। सिर्फ एक हफ्ते में दर्जनों फ्लाइट्स में तकनीकी खराबियां, कहीं इंजन फेल, कहीं लैंडिंग गियर ने धोखा दिया। कोची से दिल्ली जा रही फ्लाइट में बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मुंबई, लंदन, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, शारजाह जैसी उड़ानों में भी बम की धमकियां मिलने से हड़कंप मच गया। यात्री सहमे और डरे नजर आ रहे हैं। And trying to figure out what was going on, but towards the end they gave us like our boarding tickets and they have arranged for a nice hotel. Thank you. How panicky was inside the aircraft? It was very No, it was not. I mean, they were trying to fix some things. There was no panic, but they were helping us. They were giving us food and all that. There was no problem with that. And then it just took some time for them to allocate new tickets and all that. How long you were inside the aircraft? Maybe 5-6 hours. डीजीसीए ने सभी मामलों के जांच के आदेश दिए हैं, मगर सवाल यही है कि क्या हवाई सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है? अगर नहीं तो फिर हवा हड़कंप क्यों मचा हुआ है? उड़ानें जारी हैं, लेकिन प्लेन में बैठा हर यात्री टेक ऑफ से पहले प्रार्थना कर रहा है कि उसका ये सफर सुरक्षित हो। तकनीक कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जब वो हजारों फीट ऊपर आसमान में हो तो नतीजे बेहद खौफनाक हो सकते हैं। जरूरी है कि सभी एयरलाइंस इस चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि मुसाफिर अब टिकट से पहले प्रार्थक बुक कर रहे हैं। पिछले 7 दिनों में इमरजेंसी लैंडिंग, धमकियां और तकनीकी खराबी की बात करें तो 13 जून 2025 एयर इंडिया की थाईलैंड दिल्ली फ्लाइट में बम की धमकी। 16 जून 2025 सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट में लैंडिंग के दौरान पहिए से धुआं निकला। 17 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-159 फ्लाइट में तकनीकी खराबी। 17 जून 2025 इंडिगो की कोची दिल्ली फ्लाइट में बम की धमकी, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। 17 जून 2025 मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। 17 जून 2025 स्पाइस जेट की दुबई जयपुर उड़ान में एयर कंडीशनिंग फेल। 17 जून 2025 एयर अरेबिया की जयपुर शारजाह फ्लाइट में तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों में दहशत फैली हुई है। बीते 24 घंटों में हवाई यात्रा करने वालों के लिए कुछ बेहद ही डरावनी खबरें आईं। 3 विमानों के साथ हवा में ही कुछ दिक्कतें आईं। 2 विमानों को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये सब तब हो रहा है जब लोग पहले से ही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 के हादसे से सहमे हुए हैं। उस हादसे में 279 लोग मारे गए, जिनमें 241 विमान यात्री थे। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद आ रही नई तस्वीरें भी डराने वाली हैं, जिसमें हॉस्टल की छत कूदते मेडिकल छात्रों को साफ देखा जा सकता है।
सिर्फ विमान ही हेलीकॉप्टर से सफर करने वाले यात्रियों में ही दहशत फैली हुई है। बीते रविवार को उत्तराखंड में सुबह करीब 5:30 बजे गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश ने सभी को दहशत में डाल दिया। चॉपर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब सफर के नाम पर लोगों में खौफ घर कर रहा है। हवा में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल है, आखिर दहशत और डर का सफर आखिर कब खत्म होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सर्वाधिक जो खबरें आई 17 जून को आई और लगातार हम देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में भी देखा आपने कि किस तरीके से अब हवाई यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं और हवा में हड़कंप मचा हुआ है। सीधे हम पैनल की तरफ चलते हैं। शिव कुमार शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना यादव एविएशन की अच्छी जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर GS चौहान वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और मेहमान हमारे साथ अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। बहुत तजुर्बेकार लोग हमारे साथ में इस पैनल में हैं और अब तो जैसे ना एक सीरीज जैसी होती है सूचनाओं की, उस तरीके की सीरीज की सूचनाएं आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले बंगलौर लंदन की फ़्लाइट को लेकर खबर आई, बीच में सिंगापुर की फ़्लाइट को लेकर खबर आई थी कि उसको भी तकनीकी कारण से वापस भेजा गया। बहुत सारी रोज़ इस तरीके की खामियां, जैसा कि मैंने सवाल उठाया कि ये खामियां पहले से ही थी या कुछ ज़्यादा सतर्कता है या कुछ ओवर कॉसेस हैं पायलट्स या जो सिक्योरिटी स्टाफ की, तो अच्छी ही बात है। लेकिन सवाल है कि अगर ये इतना चीज़ें हैं और अब इतनी सतर्कता बरती जा रही, तो पहले क्या हज़ारों लाखों यात्री जो इन विमानों में ढो गए, उनकी जान क्या ख़तरे में है? एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन सिकंदर रिजवी की तरफ मैं रुख करूंगा और मेरा सवाल यही होगा कि क्या भारत में जो नियमित जांच मेंटेनेंस के जो मानक हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिसके कारण हम ये भरोसा करें, यहाँ के यात्री भरोसा करें कि यहाँ की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है? कैप्टन रिजवी नमस्कार, हमको बुलाया आपने। जी धन्यवाद, मैं स्वागत। आइए। देखिए, कोई भी एविएशन कंपनी या प्राइवेट या गवर्नमेंट की या कोई भी इस तरह की एजेंसी, जैसे हमारी का डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, ये एजेंसियां जो हैं इतनी नज़र रखती हैं एक एक उड़ान पर, एक एक जहाज के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस की। बाकायदा कभी कभी मेंटेनेंस ऑडिट भी होती है कंपनीज की कि भाई आपके जहाज़ों का रख रखाव ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पायलट का जो एयरलाइंस के पायलट हैं, शायद हमारे श्रोताओं को ये बात नहीं मालूम होगी, हर 6 महीने पर उनको जाके इमरजेंसी की एक्सरसाइज करनी पड़ती है सिमुलेटर पे। हर एयरलाइन पायलट को वर्ल्ड के अंदर जो है एवरी 6 मंथ उनको जो है, हम लोग रिसेंसी बोलते हैं और हम लोग उसको कई नामों से बुलाया था, लेकिन एक्चुअली उनकी एक्सरसाइज होती है कि जो आपकी इमरजेंसी आ जाएगी, नई नई प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, पायलट रिपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज होती है। तो ऐसा नहीं कि पायलट ट्रेन नहीं है। इसी तरह इंजीनियर, जितनी आबादी में हमारे क्या जहाज उड़ना है आसमान के अंदर, उतने हमारे इंजीनियर भी ट्रेंड हैं जी। और आपको मैं खुल के एक बात चीज को बता दूं कि जो ये लगातार बैक टू बैक हो रहा है, अब जैसे अब आपने हेलीकॉप्टर का भी नाम ले लिया, हेलीकॉप्टर की क्रैशेस हो रही हैं, तो वो तो एक सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में खासकर केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र के अंदर ये देखा गया है कि पैसेंजर को ओवरलोड करने की कोशिश की जाती है। अब इसमें दाम नहीं लिया जा रहा है। जो लास्ट में क्रैश हुआ है बेलफोर 7 जो क्रैश हुआ आरियान्स का, उसमें एक पैसेंजर एक्स्ट्रा बैठ गया, तो बीकेटी का अधिकारी बैठ गया था, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल का। जबरदस्ती बढ़ जाते हैं पायलट से, कहते हैं मैनेज कर लो, 2 मिनट की बात है। ये बहुत आम बातें हैं, इससे हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं ओवरवेट होने में। किसी भी हेलीकॉप्टर में 25 kg वजन भी ज्यादा होता है, याद रखिएगा। हम लोग पैसेंजर उतार देते हैं। तो आप सियाचिन में देख लीजिए कि सिंगल इंजन ही उड़ते हैं, वहां पे 6 तक चीता उड़ा करते हैं हेलीकॉप्टर, वो अपना वजन कम रखते हैं, ऊपर सामान ले आने में या पैसेंजर को बैठाने में रखते हैं। तो ये एक्सीडेंट होना एक पायलट एरर नहीं था, पहली बात। तो जो क्रैश हुई, इसी तरह जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कभी कभी, तो उसमें ये नहीं कि इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। ये कभी कभी अनहोनी हुई तो होती चली गई लगातार, वो बरसों नहीं होती। अब आगे हम एयरक्राफ्ट के ऊपर पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे आ रहे हैं। पैसेंजर एयरक्राफ्ट हमारे क्या सारे मेंटेन किए जाते हैं। अब जैसे कि ये जो अभी परसों क्रैश हुई एयर इंडिया के 787 ड्रीम लाइनर की, तो मिस्ट्री है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट पूरी तरह से तैयार था, हर तरह से तैयार था।
उसकी मेंटेनेंस पूरी ठीक ठाक थी। 1,35,000 लीटर फ्यूल लेके जा रहा था। पायलट सुमित सबरवाल 8,200 घंटे के पायलट थे, बल्कि वो उस जहाज के ऊपर लाइन इंस्ट्रक्टर भी थे, जी। मतलब खाली पायलट नहीं थे, बहुत ही ट्रेंड पायलट थे वो। तो वो हादसा होना था, वो हुआ, उसके बारे में बाद में जिक्र करूंगा मैं आपसे। तो ये मत सोचिएगा कि मेंटेनेंस नहीं हो रही। अब कोई शिकायत करता था इसमें हवा नहीं आ रही है, सीट की बेल्ट नहीं लग रही, वो नहीं, कंपनियों के ऊपर मेरा जाता मेरा है सवाल और मेरा कंपनियां सवाल उसको ये ठीक है, लेकिन कैप्टन रिजवी मैं एक इंटरप्ट लाइन, करूंगा प्लीज। हाँ बोलिए। मैं केवल 5 सेकंड इंटरप्ट करूंगा। मेरा सवाल ये है कि क्या इंडियन एविएशन सेक्टर ओवर एक्सपेंशन का शिकार है और अंडर सर्विसिंग है? मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, जो मैंने पहले भी किया था। अब मैं तो इसको अब मैं खत्म अब कर रहा था, अगर आपने बेल्ट नहीं बंध रही वो सवाल नहीं, लेकिन अगर पहिए से आग निकल रही है तो वो सवाल होगा कैप्टन रिजवी। हाँ बिल्कुल होगा सवाल। मैं बता रहा हूँ कैसे हुआ। जो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के ये 777 लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है, उसमें जो धुआं निकला है वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से हुआ है। टेम्परेचर हाई होने से है, और ये बहुत कॉमन है टायरों से वहां से हवा निकलना। ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। उसी टाइम वो जो है बुझा भी दी जाती है। ऐसा नहीं है, ये इतना खतरनाक नहीं कि टायर से हवा। टायर अक्सर जलते हैं और हीट टेम्परेचर से। लैंडिंग के टाइम में भी धुआं निकल जाता है, गौर करिएगा तो वो बस थोड़ी देर तक जलता रहता है या आकर के जलता रहता है। ये अक्सर हुआ है, ये इतना मेजर नहीं है सब लोग कहते हैं, ये नॉर्मली है। वो खासकर जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि हमारी तरफ आजकल रनवे पे अब तो खैर बारिश हो गई है, टेम्परेचर हाई रहता है, अक्सर इस तरह के धुएं निकला करते हैं। हाँ, फेलियर नहीं होता है कि व्हील साहब बिल्कुल जल के आग हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कॉकपिट के अंदर या कहीं विंग के अंदर जहाँ पे फ्यूल एरिया, वहां से अगर चिंगारी आती है वो डेंजरस होती है। इंजन से कहीं भी अगर धुआं काला आ गया तो वो डेंजरस है जी। तो ये इतनी सारी जो खबरें आ जाती है दिन भर में, इनको किस तरह देखते हैं? ये केवल हल्ला मच रहा है, हवा में हड़कंप मच रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। भारत के लोग मुतमईन रहें कि उनकी यात्रा सुरक्षित है, दुनिया के लोग मुतमईन रहें कि उनकी यात्रा सुरक्षित है। बता रहा हूँ भैया, देखिए ऐसा है, आप हैरान नहीं, मैं आपके यहाँ पे श्रोताओं को आपके बताना चाहूंगा कि मैं फिर कह रहा हूँ, मेंटेनेंस की कोई कमी नहीं होती है, पायलट की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कहीं के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ऐसे होते हैं कि पायलट के हाथ बन जाते हैं, इंजीनियर के लिमिटेशंस हैं। अब नेपाल एक ऐसी हमारा नेबर कंट्री है, नेपाल खूब लोग घूमने जाते हैं, खूब त्रिभुवन पे काठमांडू एयरपोर्ट उतरते हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने उस एयरपोर्ट को रिस्ट्रिक्टेड एयरपोर्ट किया हुआ है। मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो टेम्पो की तरह सवारियां बैठाते हैं। अगर आप लोग 3 लोग साथ में तो 2 को उतार देंगे, 3 को बैठा लेंगे। वो टेम्पो की तरह एक सवारी करते हैं, वो मैंने देखा अपनी आंख से। हाँ, इसी तरह साउथ एशियन कंट्री के अंदर बहुत सारी एयरलाइंस है, जो थाईलैंड में है, बहुत सारी मलेशिया में है, बहुत सी इंडोनेशिया में है। उनकी नेशनल एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वियतनाम की एयरलाइंस है, वहां भी ऐसे होते हैं चीजें। हमारे यहाँ पे तो क्वाइट स्ट्रिक्ट, यहाँ पे इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट है। ये अनहोनी की बात है कि बैक टू बैक हुआ, तो इसलिए लोगों को डर समझ गया, डरने की जरूरत नहीं। इससे सेफ कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं आपको बता दूं। रोड से ज्यादा, शिप से ज्यादा सेफ है। और अब ये अनहोनी होनी थी, हो गया। उसके पीछे आप जब क्वेश्चन करिए तो मैं बताऊंगा हुआ क्या। जो एयरबस 787 का क्रैश हुआ, और जो जहाज वापस लौटा ना फुकेट से, जरा सा भी कहीं से भी पायलट को शक होता है, थोड़ा सा भी, उसका कहीं टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है, ये मेलफंक्शनिंग की बात आती है इंजन की, या कुछ ऐसे उसके जो एवियोनिक्स इंस्ट्रूमेंट लगे, जरा सी भी आती है तो वो वापस जाता है। अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आप हैरान रहेंगे कि पहले जब यही एयरलाइंस के जहाज उड़ते थे, इनकी मेंटेनेंस ऑडिट भी नहीं होती थी, ये उड़ा करते थे, लोड ले लेके उड़ा करते थे। टर्बुलेंस को लेकर सिकंदर रिजवी साहब, टर्बुलेंस को लेकर अभी एक गोवा से एक जहाज लखनऊ के लिए उड़ा, एक मोहतरमा ने, जो पत्रकार ही हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाला कि साहब इतना टर्बुलेंस था कि जब आज जहाज हिलने लगा, हड़कंप मच गया, चीख पुकार मच गई, बवाल मच गया। ये टर्बुलेंस क्या है? आम दर्शक इससे क्या बता रहा हूँ। देखिए, सेंट्रल, ये जो गोवा से लखनऊ की फ्लाई किया होगा, तो ये सेंट्रल एशिया से आया, सेंट्रल इंडिया से आया है। भारत के उस भाग से उड़ान भरी जहां पर आजकल टर्बुलेंस हो रही है, क्लाउड भी है, वेस्टर्न विंड्स भी हैं, और मौसम बदल रहा है तेजी के साथ। उसे कहते हैं मानसून आ चुका है, जो उधर से उन्होंने फ्लाई किया साउथ से नॉर्थ के लिए। ये टर्बुलेंस जहाजों में होती है, उसमें झटके आते हैं, गर्म और ठंडी हवाओं का जहां पे मिक्सचर होता है, वहां पे झटके लगते हैं, वहां पे एयर पॉकेट्स आते हैं, जहाज हजार फीट नीचे आ जाता है। लेकिन इसमें इतना खतरा नहीं होता है कि कुछ हो जाएगा, वो हिले डुलेगा। जो ये विंग होते हैं, इतना खतरा नहीं होता कि खतरा होता ही नहीं, कि खतरा होता है? जरा इसको डिफाइन करिए। नहीं होता है, नहीं होता खतरा, बिल्कुल खतरा नहीं होता, नहीं खतरा नहीं होता। ये टर्बुलेंस इतना खतरा नहीं होता, बिजली नहीं कड़कनी चाहिए। और जब बिजली वाले जो बादल आते हैं, उनको सीवी क्लाउड्स बोलते हैं, क्यूमुलर निम्बस, अगर वो बादल होते हैं तो उस जहाज की उड़ान नहीं होती उस क्षेत्र के अंदर। वो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग बता देता है कि तुम्हारे रास्ते में वो बादल पड़ने वाले, तब वो उड़ान उधर से नहीं होगी।
जिसमें बिजली कड़कती है, थंडर होता है, उसको सीवी क्लाउड बोलते हैं, वर्टिकल होते हैं, 90,000 फीट तक के होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, उधर उड़ान नहीं होती, वो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन नॉर्मल जो टर्बुलेंस होती है, जो झटके लगते हैं, उठकता पटकता, उससे इतना कोई सीरियस नहीं होता है। जो जहाज के विंग होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, आपके श्रोताओं के लिए है, ये जो विंग होते हैं ये फ्लेक्सिबल है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फिट नहीं होते हैं। अगर ये फिट रखे जाएंगे, उखड़ जाएंगे झटके के अंदर। ये ऊपर नीचे हुआ करते हैं। आप गौर से अगर विंडो सीट पे देखिएगा टर्बुलेंस के टाइम, ये काफी ऑब्जर्व कर लेते हैं उन झटकों को, लेकिन फिर अच्छा, भी झटके एक होते हैं, चीज ऐसा और नहीं अभी कि अभी झटके नहीं अभी एक होते, जहाज में और लेकिन बात हुई। डेंजरस नहीं है। कैप्टन रिजवी, मैं दर्शकों के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। अभी एक और बात हुई, जैसे इस वाले में अहमदाबाद जो क्रैश हुआ, उसमें कहा गया कि वो लैंडिंग गियर नहीं खुला, विंग नहीं बंद हुआ खुला, और अभी हाल में जो एक जहाज को लेकर और हुआ कि उसके पायलट ने सिर्फ इसलिए वापस रनवे पर वो आ गया कि उसका भी यही लैंडिंग गियर और फ्लैप वाला इशू था। तो ये क्या इशू होता है? मैं 787 की बात करता हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। एयरक्राफ्ट जो ये 787, उस दिन वो फुल लोड था, इसमें 1,35,000 लीटर का फ्यूल होता है, क्योंकि उसको लंबी उड़ान भरनी है, लंदन जाना है, 9 घंटे की फ्लाइंग है, 8.5-9 घंटे की। जहाज निकलता है, पुश बैक किया जाता है, बिल्कुल नॉर्मल है, अंदर के पैरामीटर सारे नॉर्मल है, और उसके बाद जाकर रनवे पे खड़ा होता है, लाइन अप होता है, टेक ऑफ करने के लिए फुल पावर उसको पायलट देता है, बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल था, एब्सोल्युटली नॉर्मल। और जैसे ही भागता है रनवे के ऊपर, रनवे से उठते ही एक 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच के अंदर जैसे ही ऊपर एयरबोर्न होता है, हमारी भाषा में उसका एयरबोर्न होना, जैसे ही वो एयरबोर्न होता है उसी टाइम उसको सामने नजर आता है पायलट को अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि कुछ गड़बड़ है, इसको फ्यूल नहीं मिल रहा है, इंजन में पावर बिल्कुल नहीं है। तो पहला उनके शब्द था मेडे 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 मेडे, ये फ्रेंच का वर्ड है, और मेडे मेडे उसने कहा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि हम खतरे में हैं, हम खतरे में, हम खतरे में। उसके बाद ही इमीडिएटली उन्होंने कहा नो थ्रस्ट नो लिफ्ट, यानी इंजन में ताकत ही नहीं है, ऊपर उठ नहीं रहा है जी। उसके बाद रेडियो साइलेंट हो गया। ये आपने फिर वीडियो देखी जो आ रही है वायरल हो रही, कि ऊपर उठने के बाद से देखा हुआ धीरे ऐसा लग रहा है दूर से कि लैंड हो रहा है। तो व्हील उसको जब इमरजेंसी आती तो व्हील अप नहीं किए जाते हैं। अगर जैसे ही उसने अभी तो व्हील अंदर क्या थे, तो पूरा रनवे छोड़ा ही था उसने, व्हील उसके बाद अंदर जाते हैं। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो व्हील अंदर नहीं किए जाते हैं। और फ्लैप्स अप के बारे में लोग कह रहे हैं, फ्लैप्स अप होता है जब जहाज लैंडिंग पर होता है, और जो फ्लैप्स डाउन होते हैं तो वो जो उसके ऊपर होता है, कहते नहीं कि टेक ऑफ के लिए या ऊपर क्लाइंब करने के लिए, मतलब वो भी पैनिक 5 ज्यादा डिग्री है 8 डिग्री होते हैं। सिकंदर वो हुआ रिजवी नहीं। साहब, सिकंदर रिजवी साहब, इसका मतलब पैनिक ज्यादा है इस वक्त। अभी मुझे खत्म करने दीजिए जी। इसके अंदर फ्यूल के अंदर हुआ क्या है कि ये लोड, जब हवाई जहाज जब फुल लोड होता, फुल फ्यूल के साथ होता है, अगर वो टेक ऑफ हो गया, अगर एक इंजन भी बंद हो जाएगा तो वो जहाज आराम से जाएगा, लौट कर आएगा और लैंड करेगा। अगर अटलांटिक पार करने में भी अगर एक इंजन बंद हो जाएगा तो 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक एक इंजन नॉर्मल फ्लाई कर सकता है जहाज। मैं तो ये तो 787 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एयरबस 320 जिस पे आप बैठते हैं, लखनऊ दिल्ली बॉम्बे जाते हैं, वो भी जहाज ऐसे ही है। तो ये जो हुआ है, ये दोनों फ्यूल इंजन को नहीं मिला है, इसको बोलते हैं स्टार्व कर गया, यानी कि प्यासा रह गया, उसमें इंजन बंद हो गया। अभी मैं बताता हूँ इसकी जो विंग है, इसके विंग के अंदर टैंक है, 1,35,000 लीटर है इसके अंदर, और एक पेट में तीसरा इसके अंदर टैंक है, और जो तीसरा टैंक है वो फ्यूल मैनेजमेंट करता है, जो दोनों इंजन को फ्यूल जाता है बराबर से, बिल्कुल कितना किसको फ्यूल चाहिए। जब पावर देता है पायलट, थ्रॉटल बढ़ाता है, तो फ्यूल बराबर से दोनों इंजन को जाना चाहिए, सारा कुछ उसी पर टिका हुआ है, राइट। तो फ्यूल अचानक बंद हुआ। फ्यूल क्यों बंद हुआ, कहां से फ्यूल बंद हुआ, यह जांच का विषय है। तो मेंटेनेंस में आ जाएगा फिर। मैं भी बता रहा हूं, 45 मिनट के बाद मैं टीवी 9 पे बैठ गया जब ये क्रैश हुई। मुझे बुलाया गया, तो मैं कहीं था, गाड़ी रोक करके मुझे बुलाया गया, तो मैं फौरन पहुंचा था। और जब थोड़ी स्टडी मैंने करी तो मेरे समझ में आ गया, क्योंकि मैं ये पढ़ता रहता हूँ इस तरह के क्रैश इन्वेस्टिगेशन को भी, काफी मुझे स्टडी है मुझको। फ्यूल ना जाना, ये जहाज की क्रैश हुई है। पावर उसको ना मिलना, जहाज की क्रैश हुई है। दोनों इंजन के एक साथ बंद हो जाना, उसकी कंडीशन होती या तो बर्ड हिट होती। देखिए, कोई चीज इंजन में घुसती है तो पीछे से काला धुआं देती है, याद रखिए। वो कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल जहाज था, फ्यूल बंद हो गया। अब मैं एक चीज बता दूं, जो ये बेली के अंदर तीसरा टैंक है, उसके नीचे उसके नॉब है जहां से फ्यूल भरा जाता है, और वहीं से ही सारे उसके चेक्स होते हैं, और उसके इंजीनियर जाता है जो रिफिलिंग कराता है, उसके वहां के हेड होते हैं ऑफिसर्स के, वो वहां मौजूद होते हैं। जब इसको बंद किया जाता है, सील किया जाता है, नापे कि इतना फ्यूल है, पायलट सिर्फ कॉकपिट में देख सकता है कि टैंक पूरा है। वो देख सकता है कि हमारे इंजन काम कर रहे हैं, और हमारे इंजन स्टार्ट करने के बाद फ्यूल प्रेशर बराबर से आ रहा है। ये
स्टार्ट करने के बाद पायलट वहीं पहले चेक कर लेता है, टैक्सी आउट कर, पैसेंजर बैठ चुके होते हैं, टैक्सी आउट करने की मैं बात कर रहा हूँ, सारे देख लेता है सामने, तब वो निकलता है फ्लाइट के लिए। तब तक के सब नॉर्मल था, टेक ऑफ तक के सब नॉर्मल था, और टेक ऑफ के बाद अचानक बंद हो गया। उसके बंद होने की कई वजह हैं, कई थ्योरी निकल कर आई हैं, लेकिन मैं एक थ्योरी के ऊपर टिका हूँ और अच्छे से टिका हूँ, उससे हटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आज कॉल भी कहीं से आ गई है कि साइंटिस्ट साहब ने मुझे कॉल कर लिया कि भाई आप बोला है तो इसको पूरा क्लियर करिए। मैंने बोल दिया उनको, ऐसा है, मेरा अपना अनुमान है, दुनिया कुछ कहती रही, इसका कंट्रोल सिस्टम हैक कर लिया गया। ये बाहर से इसको बंद किया गया फ्यूल, ये सबटाज है, ये सैबोटाज है। मैं मुझे बहुत तुरंत ब्रेक पर जाना, मैं ब्रेक से आऊँगा। एक बड़ी बात कही है कैप्टन सिकंदर रिजवी, एविएशन एक्सपर्ट हैं, खुद पायलट हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सैबोटाज हुआ है ये, और इसका जो फ्यूल सिस्टम है उसे हैक कर लिया गया है। एक ब्रेक के बाद इस पर आगे सिलसिलेवार बात करेंगे। कैप्टन सिकंदर रिजवी जो खुद अनुभवी पायलट रहे हैं, ब्रेक से पहले उन्होंने कहा कि ये इसका जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है वो हैक किया गया था। अहमदाबाद वाले जो प्लेन जो क्रैश हुआ, ये बहुत बड़ा, वो कह रहे हैं कि हम अपनी थ्योरी पर लगातार अडिग हैं और इसी पर जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी अडिग रहेंगे। इस पैनल में मौजूद डॉक्टर GS चौहान, एक्स एयरफोर्स अफसर हैं, उन्होंने भी शुरुआती जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी इस बात से इनकार नहीं किया था, उन्होंने ऐसी आशंका जताई थी कि सैबोटाज हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज हम उन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं कि हवा में जो हड़कंप मचा हुआ है उसको लेकर बात कर रहे हैं। सिकंदर रिजवी साहब के पास अभी दूसरे चक्र में हम आएंगे। अभी हम शिव कुमार शर्मा जी की तरफ चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिव कुमार शर्मा जी, मेरा एक सवाल है कि क्या ये मेंटेनेंस, जैसे अभी मैंने सिकंदर साहब को सुना, पूरे दर्शकों ने सुना, तो उसके मुताबिक तो मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, लोग पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारा जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो विश्व के जो मेंटेनेंस सिस्टम है, बेहतरीन मेंटेनेंस सिस्टमों को कम्पीट करता है। लेकिन बार बार सारे लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं और लगातार बोइंग को लेकर, एयर इंडिया के विमानों को लेकर, अब इंडिगो की भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही। तो क्या पैसे बचाने के चक्कर में ये एयरलाइंस ज़िंदगी दांव पर लगा रही हैं लोगों के? शर्मा जी। देखिए, सही बात है। जिस तरह आज भी अपने इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था, आज भी वो लोगों ने कैंसिल किया था, सुबह की फ्लाइट थी। तो जिस तरह जो सिकंदर सर ने कहा है उससे तो मैं खुद भी सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से लोग लोड भर भर के लेके जा रहे हैं, लोगों को जो जीवन है उसको एक मतलब एक देख नहीं पा रहे हैं। तो आप सबसे बड़ी चीज है कि जब से प्लेन क्रैश हुआ है 12 तारीख को अहमदाबाद एयरपोर्ट वाला जो इंडियन एयरलाइंस का, उसके बाद टेक्निक खानी हर एयरलाइंस के अंदर आ रही है। सर एयर इंडिया, इंडिगो इसमें आ रही है, पर कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस की खामी, जरूर मान सकते हैं इस चीज को कि मेंटेनेंस का जरूर पहले से भी रहा होगा, ये लोग प्रॉपर ध्यान ही दे रहे हैं, इसलिए इस तरह की खामियां आ रही है। इस तरह जो खामियां आ रही है अभी पहले नहीं आ रही, अब जब से क्रैश होने के शुरू आने लगी है, तो मैं इस चीज को जरूर मानता हूँ कि टेक्निकल खामी पहले भी होती होंगी, पर इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता होगा। इस तरह से अभी जो खामियां धीमे धीमे बाहर आ रही है। रंजना जी, शिव कुमार शर्मा कह रहे हैं कि भाई टेक्निकल खामियां कहीं रहती होंगी, लेकिन वो छोटी मोटी खामियों को नज़रअंदाज किया जाता रहा है। इस वजह से अब जैसे ही कोई चीज़ नज़र आ रही तो पायलट खुद बहुत सतर्क हैं, या फिर ये अत्यधिक सतर्कता है, इसको किस तरह हम देखें? अभी मैं कैप्टन साहब को सुना, सिकंदर शायद उनका नाम है जी, जो वो पॉइंट्स बता रहे थे, मैं काफी सहमत हूँ उनसे, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये एयरक्राफ्ट था उसकी लाइफ कितनी थी, कितने साल पुराना था, ये उनसे मेरा प्रश्न। मैडम, ये फर्स्ट बैच का एयरक्राफ्ट था, ये 2006 और 2016 के बीच में जो डिलीवर हुए थे उनमें का ये पहले बैच का जहाज अमेरिका से फ्लाई करके आया था। इसके पीछे भी एक थ्योरी है, मैं जब आगे बात तो मैं बोलूंगा इस बारे में। हाँ, ये एयरक्राफ्ट जो था सबसे पहले बैच में 8 जहाज आए थे, उनमें से एक ये जहाज था। तो लगता नहीं क्या कि ये जो है, जैसे हमारी गाड़ियां एक्सपायरी डेट पे जाने लगती हैं, तो वैसे ही ये एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं? जी नहीं, एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे जहाज 22 साल फ्लाई करते हैं, इसकी लाइफ जो होती है बहुत होती है, इंजन की भी, एयर फ्रेम की भी, उसकी जिसको बॉडी बोलते हैं बहुत होती है। और बल्कि इनका जो सी चेक बोलते हैं हम लोग, कंप्रेहेंसिव चेक बोलते हैं, जो बिल्कुल डिस्मेंटल करके दोबारा असेंबल्ड किया जाता है, इंजन पूरे ओवरऑल होकर आते हैं, 0 आवर्स करके आते हैं,
लाइक ए न्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी सर, तो ये जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, तो सिक्योरिटी चेक के बारे में भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि सिक्योरिटी चेक बोलते हैं, तो ये सिक्योरिटी चेक कहाँ चूक हो गई या कहाँ, क्योंकि नहीं, आप लोग खुद कहते हैं ना कि ये 0 एरर होना चाहिए, 0 एरर के अलावा और कुछ नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो कहाँ पर चूक हुई? रंजना जी इसके उस पर बारे में आएंगे, अभी- रंजना जी उस पर आएंगे, अभी दूसरे चरण में आएंगे। मैं अभी GS चौहान साहब को शामिल कर लेता हूं। चौहान साहब, मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और हकीकत क्या है, वास्तव में अंडर मेंटेनेंस है, घटिया मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, ये टेक्निकल लोग जाने, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जो हड़कंप मच रहा है, जैसे अभी रिजवी साहब ने कहा कि टर्बुलेंस कुछ नहीं होता, एक तरीके से टर्बुलेंस मचा हुआ है, पूरे जो एयर मैप में टर्बुलेंस है, हर आदमी डरा हुआ है। इससे एक तो ये गर्मियों का सीजन चल रहा है, लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, एक तो भारत के एविएशन इंडस्ट्री को बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे एक और नई बात अभी एक साथी बता रहे थे कि अब जो फ्लाइट में, अहमदाबाद की फ़्लाइट में जो 11A नंबर की सीट थी, अब जो लोग जा भी रहे हैं तो वो 11A ही ढूंढ रहे हैं। एक अजीब तरीके का मसला चल रहा है कि भैया 11A दे दो, बड़ी लकी सीट है। ओवरऑल जो ये टर्बुलेंस है, एयर टर्बुलेंस हो गया है, एयर मैप में टर्बुलेंस हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चौहान साहब एंड पैनलिस्ट सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार जी। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आज आपने सिविल एयरलाइंस के पायलट को अपने पैनल में रखा है, ये बहुत अच्छी बात है जी। और उन्होंने जो कहा है मैं सब चीज में सहमत हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन एयरफोर्स में जैसे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, ऐसे ही हम अपने पायलट्स को एयर के भगवान मानते जी। लेकिन मुझे विद ड्यू अपॉलॉजी फ्रॉम जितेंद्र साहब कि मेरे ख्याल से उनको 7-8 साल हो गए जब रिटायर हो गए। जरा बताएंगे सिकंदर साहब कब रिटायर हुआ आप? मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ सर। हाँ जी, 65 सिविल एविएशन में रिटायरमेंट नहीं होता, हम 65 तक के फ्लाई कर सकते हैं इन डबल कॉकपिट। तब आप कब से फ्लाई नहीं कर रहे हैं? मुझे मालूम है 65। जी हाँ, मैं फ्लाई नहीं कर रहा हूँ, लास्ट मेरे ख्याल से 5वां साल चल रहा है। हाँ, लेकिन तो हाँ ये मैं जी राइट विद ड्यू अपॉलॉजी जी अभी मुझे स्क्रीन में लाइए। हाँ, स्क्रीन में है, आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं। तो 5 साल पहले की बात है, और जिस दिन पहले दिन हम लोगों ने, जिस दिन अहमदाबाद वाला एक्सीडेंट हुआ था, वी हैड लॉन्ग डिस्कशन एंड आई हैड टोल्ड कि मेंटेनेंस पार्ट इसलिए हुआ है क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं हमारे देश में, ये का एक पिछले स्पेशली जैसे 5 साल पहले इन्होंने कहा सब कुछ होता था जैसे इंडियन एयरफोर्स में होता था, बट SOPs भी हैं, वो भी शायद होती होगी, लेकिन इतना ज्यादा जो है पैसेंजर्स और एयरलाइंस उनकी फ्लाइट, मैं तो आपको उदाहरण दिया था कि मैं बेंगलोर से जब आता हूँ तो देहरादून की फ्लाइट जो है वो बेंगलोर जाती है और विद इन 45 मिनट्स अगेन फ्लाइज टू देहरादून। सो जो होना चाहिए SOP जो पूरा होना चाहिए, विद ड्यू अपॉलॉजी अगेन फ्रॉम सिकंदर साहब, वो मेंटेनेंस संभवतः नहीं हो पाता है, ये मेरा मानना है। लेकिन यहाँ मैं मेंटेनेंस नहीं हुआ ये नहीं कह रहा हूँ। अब टर्बुलेंस हम लोग के दिमाग में हो गया है, ये तो सच्चाई है जी। क्योंकि आप देखिए जब वो वंदे भारत चली तो डेली जो है न्यूज़पेपर में आता था कि आज उस वंदे भारत के ऊपर पत्थर फेंका गया, दूसरे दिन ये कंटिन्यूअस 1-1.5 महीने तक चलता रहा, राइट जी। उसके बाद फिर वो लाइन के ऊपर जो है कोई रॉड रख रहा है वगैरह वगैरह। तो ये हमारे देश में एक र्यूमर का जो है वो कॉन्सेप्ट, र्यूमर कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं लोग, नो, बट सर पायलट फ्लाइट लेकर वापस आ जा रहे हैं, क्या वो भी शिकार हो गए हैं क्या इस देश में? पब्लिक को तो छोड़ दीजिए, पायलट लेकर जा रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो वापस आ जा रहे हैं वो पायलट्स, दुर्घटना होती है जो बहुत मेंटल, बहुत मजबूत होते हैं दिमागी रूप से। सबसे पहला क्वेश्चन आम आदमी पायलट के ऊपर करते हैं, तो क्या पायलट अपनी जान दे देगा? हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान साहब मारे गए केदारनाथ हेलीकॉप्टर में, अभी इन्होंने कहा, तो मैं ये मानता हूं कि वो PKTC वाला एक्स्ट्रा नहीं था, वो एक बच्चा था उसमें,
one young kid was killed in that accident, and Lieutenant Colonel Chauhan himself was killed. उन्होंने बचाने की कोशिश की। वहां की ज्योग्राफी तो बहुत ही टिपिकल है। अचानक से हमारे जनरल बिपिन रावत CDS हमारे इसी हेलीकॉप्टर में ऊटी में हुआ था, पूरी इंक्वायरी हुई। इट वाज फाउंड दैट इट वाज सडन। वहां भी बादल अचानक आते हैं, लेकिन पायलट के ऊपर हम लोग सीधे दोष देते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज SOP अगर फॉलो नहीं होती है, और अगर SOP फॉलो नहीं होती है तो मैं उसको मानता हूं, इसको अन्यथा न लिया जाए, इट इज ए काइंड ऑफ सैबोटेज, जी अनइंटेंशनल सैबोटेज। जी जी अगर SOP फॉलो, और क्योंकि बहुत ज्यादा रस हो गया है ये हुआ। अब आप बताइए, हम अपने देश को ही वो बोलते रहते हैं कि ये कैसे हो गया। आपका सऊदीया का एयरलाइंस में क्या हुआ, छोटा सा एक जो है लेफ्ट टायर में जो है उसका इसकी वजह से हाइड्रोलिक लीक की वजह से हुआ, और वो भी रनवे के बाद। रनवे में होता तो इट वाज बिग, रनवे के बाद। अब हम जब स्कूटर या गाड़ी खरीदते हैं तो चारों पहिया चारों नए होते हैं एक साथ, लेकिन वो जरूरी कि चारों के चारों एक साथ जो है क्रैश है उसकी लाइफ में। तो ऐसे ही ये छोटे मोटे केस है, लेकिन हम लोगों में जो है वो टर्बुलेंस दिमाग में आ गया है। जी मैं सबको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। आपके ही पैनल में एक दिन, एक आपके या मैडम गरिमा के पैनल में एक दिन एक सज्जन थे हमारे पैनलिस्ट, वीडियोलॉजी टीम, वो कह रहे थे कि जब मैं एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठता हूं तो मुझे डर लगता है। तो मतलब ये बड़ा ही माइंड टर्बुलेंस है, नथिंग एल्स। जो पीछे बैठते हैं बकायदा पायलट जो है, दे अनाउंस कि हम लोग, ये अभी इन्होंने कहा ना कि मेट्रोलॉजी को बोलता है कि आप इस एरिया में जाएंगे, बीच में बादल कौन से हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो कैप्टन अनाउंस करते हैं कि प्लीज टाइट योर सीट बेल्ट वगैरह वगैरह, देयर इज बिग टर्बुलेंस। तो पायलट, हम लोगों ने तो भाई साहब डकोटा एयरक्राफ्ट का नाम सुना, कैप्टन साहब ने सुना है, डकोटा एंड पैकेट, हमने उसमें फ्लाई किया, विच हैड कब की मशीन थी। अब मैडम ने बहुत अच्छा, नहीं होना चाहिए, मैडम ने एक कहा कि कितनी इनकी लाइफ होती है। आपका वी हैड 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स इन इंडिया, वन वाज विक्रमादित्य, अभी नया वाला नहीं सर। आम आदमी के मन में चौहान सर आम आदमी के मन में तो यही आएगा कि भाई 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी डिस्कार्ड कर दी जाती है, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी डिस्कार्ड कर दी जाती है, तो ये जहाज कितने साल चलेगा। तो आम आदमी ये सवाल करेगा ना। मैं सिकंदर रिजवी की तरफ फिर जा रहा हूँ, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं और वो सैबोटाज वाला बिंदु रह गया है। सिकंदर रिजवी, SOP में वी हैव टू वेरी क्लियर एंड कॉशियस। और अब पायलट डर रहे हैं कि कहीं उनके पास नहीं जाए, तो उनके दिमाग में है कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी देखी, ठीक है, तो उसको चांस नहीं ले रहे। ठीक है रिजवी साहब। चौहान साहब, जो ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी 12,000 घंटे फ्लाइंग है। मैं अकेला हिंदुस्तान में ऐसा हूं जिसके जेट लाइसेंस भी, हेलीकॉप्टर लाइसेंस भी है, और वैली ऑफ फ्लावर से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ मैंने बहुत सॉर्टीज हेलीकॉप्टर्स की हुई है। मैंने खुद पर्सनली छोड़ दिया, अभी मैं 65 का नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने खुद और मैं एक कंपनी चलाता हूँ पिछले 27 साल से, चार्टर्ड कंपनी, जो हेलीकॉप्टर चार्टरिंग का हमारी स्पेशलाइजेशन है। और सर मैंने बहुत सारे अफ्रीका में रेस्क्यू मिशन किए। मैं फॉल्कन जेट उड़ाया करता था, फॉल्कन 50 ट्राई इंजन जेट है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं, ये किसी ने नहीं कहा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये किसी ने नहीं कहा। आपको मैंने बहुत आदरपूर्वक बुलाया है। चौहान साहब बता दूं, हमको एविएशन में आज की डेट में अपडेट रखना पड़ता है। जिस चीज को मैंने सबटाज की बात की, मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। एविएशन के अंदर अपडेट रखना पड़ता है कि आप रोज के नई टेक्नोलॉजी आ रही, नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं। वो पहले डकोटा में DC-3 में हुआ करते थे। हमने भी सर पाइपर कब J3C से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, और उसके बाद हम करते करते चिपमंग करते करते हम आगे बढ़ते चले गए, बीशक्राफ्ट, उसके बाद C-90 P-200 करते करते। बात ये सिंपल सी है, जो मैं सबटाज की बात कर रहा था, मैंने कहा कि हैक किया गया। मैंने यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर नहीं बताया, हैक होता है कहीं से भी, या तो टेक ऑफ के टाइम पे होता है, तो लैंडिंग के टाइम पे होता है। ये केस हुए हैं कि कॉकपिट हैक कर ली गई है, और कॉकपिट हैक कर ली गई है। एक चेन्नई में एयरक्राफ्ट लैंड करा था, किसी बच्चे ने बैठकर लैपटॉप से उसकी हैक कर ली उसकी कॉकपिट, पायलट ने मैनुअल फ्लाई करके लैंड किया, और ये 50 बार से केस हो चुके हैं। बल्कि हम उड़ते हुए ड्रोन को उसको हैक करके उसको अपने एयरपोर्ट पर उतार लेते हैं। तो इसके अंदर 7 ऐसे पॉइंट हैं इन जहाजों के अंदर जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, नेट से होता है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो इंजन है इसके अंदर लगे हुए, आज की डेट में जितने भी एयरलाइनर हैं, आप इस श्रोताओं की जानकारी के लिए, जितने भी एयरलाइंस के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं,
सबके इंजन स्टार्ट होते ही फैक्ट्री से कनेक्ट होते हैं रियल टाइम, वहां पे बैठ करके पैरामीटर्स देखे जाते हैं, बैठ करके देखे जाते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस क्या है। आप समझिए कैसे कनेक्ट होते हैं, सैटेलाइट से फैक्ट्री कनेक्ट होते हैं, बोइंग या एयरबस। तो वहां पे कोई भी कहीं पे थोड़ा सा फ्लॉ छोड़ा नहीं जाता है। जी। बात ये हो रही थी हैक करने की, हमारा ये है कि नीचे, क्योंकि देखिए ऐसा होता है इंटरनेट सर्विस सिस्टम जो है ज्यादा हाइट पे काम नहीं करता। अगर किसी ने हैक किया होगा तो कहीं किनारे बैठा होगा, रनवे के उधर होगा, दूर होगा, जहां से बैठ के कर सकता है। हैक करना आसान है, क्योंकि इसके अंदर एयरक्राफ्ट को जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं सारे कंप्यूटराइज्ड हैं। अब वो मैनुअल तो रहा नहीं, सारी टच स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास कॉकपिट। अब तो हेलीकॉप्टर की भी ग्लास कॉकपिट आ गई है, टच स्क्रीन आ गई है, लेकिन पायलट की भी ट्रेनिंग वैसी है। कहा था कि एक सबोटेज भी हो सकता है, कहा था मैंने जिक्र किया, उस बात का मैंने जिक्र किया। हम तो मैंने सर मैंने यही हमारे 7 एयरपोर्ट में इंक्लूडिंग अहमदाबाद, ठीक है, वो तुर्की का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, लेकिन वर्कर्स वही हैं। ठीक है, रिजवी साहब को कंप्लीट कर दिया। चौहान साहब, एक चीज बताओ, चौहान सर, मैं आ रहा हूँ, मेरे उनको पहले कंप्लीट करने दीजिए। मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे पास वक्त है अभी, कंप्लीट करिए जल्दी से प्लीज। सिकंदर सर कंप्लीट करिए। मैंने सबोटाज की बात करी है, हाईटेक है। स्विस बैंकों से $1 बिलियन जो हैक करके निकाल लिया था। मेरे एयरक्राफ्ट की हैकिंग बहुत आसान है। मिसाइल को, आपको शायद एक बात आपको नहीं पता होगी कि एक हमारा सैटेलाइट हैक किया था चाइना ने जी, 250 किलोमीटर ऊपर स्पेस के अंदर फ्लाई करते में हैक कर लिया था। तो फिर ये एयरक्राफ्ट को हैक करना बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी। और रही बात आ गई जो मिस्टर चौहान के बारे में बता दूं मैं, इसके जो आप टर्की की बात कर रहे हैं, मैंने टर्की के ऊपर भी एलिगेशन लगाए हैं। टर्की की एक सादात के नाम से वहां पर एक प्राइवेट आर्मी है, जैसे कि ब्लैक वाटर है, जैसे कि डायनाकोर अमेरिका की है। ब्लैक वाटर जो है जाकर के भाड़े के सोल्जर, इनको मर्सनरीज बोलते हैं, वो जाके दूसरी कंट्री के अंदर लड़ते हैं, जाकर लगेगा आपको रियल फौज लड़ रही है। वो मर्सनरी सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान है उनको कवर करने के लिए ब्लैक वाटर उतारेगी, उसका नाम अब अकेडमी हो गया। इसी तरह इन्होंने बना रखी है सादात के नाम से, और सादात का मोटा है कि इस्लामिक कंट्री के अंदर इस्लामिक रूलर जो है उनको बचाने का काम करती है। सीरिया में उसने 5000 सोल्जर भेजे, 5000 सोल्जर उसने लीबिया में भेजे। उसने ऑफर किया था सादात ने, जो भी वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका रिश्तेदार है, जो उसका कमांडो, एक्स कमांडो जो चलाता सादात, पाकिस्तान को ऑफर किया था कि चाइना की लड़ाई, पीओके की लड़ाई हम लड़ेंगे, कश्मीर की, हमको हायर करो। इनका एग्रीमेंट हो रहा था, लास्ट मोमेंट के ऊपर खत्म हो गया। तो आप समझिए उनके दिल दिमाग के अंदर सादात क्या है। सादात भी अपने स्लीपिंग सेल रखती है हर जगह, बहुत ही डेडली वो लोग भी हैं, सोल्जर हैं वो लोग। तो एक व्यक्ति, एक लड़का हिरासत में लिया भी गया है, जो संदेह इस बात को लेकर, एक लड़के को हिरासत में लिया गया कि वो वीडियो बना रहा था अहमदाबाद में। ये कुछ हुआ भी है इस तरीके का? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि सादात ने ऑफर किया था पाकिस्तान से, मीटिंगें कई राउंड हुई थी कि कश्मीर की लड़ाई जो है सादात लड़ाई, अपने सोल्जर बस भेजो, सब अनट्रेंड है। और उनकी फौज के अंदर हर कंट्री से है, नाइजीरियन भी, अफ्रीकन है, चाइनीज तक के हैं सादात के अंदर। ये प्राइवेट आर्मी है, वो कर सकते थे। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो डिप्लॉयमेंट किया होगा तो हो सकता है कि वो टेक्नीशियन को भेज दें। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे नहीं उसको किया था, वो तो हाईकोर्ट ने रोक दिया। जिस कंपनी को रोका गया है, सेलेबी हम जानते हैं, टर्किश कंपनी है, हर कंट्री के अंदर सेलेबी का हैंगर आपको नजर आता है। तो उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस का भी आदमी हो सकता है, सादात को हो सकता है। उन्होंने तो सादात के लिए ऐसे भाड़े के लोग रखे हैं, दूसरी कंट्री में डिप्लॉय करते हैं, अपना आदमी तो कभी भेजते हैं। हमें क्या पता, कुछ भी कर सकते हैं आकर वो। तो मतलब कुल मिला के इंटरनेट के जरिए इसके इंजन हैक करने की आशंका आप जता रहे हैं कुल मिलाकर? हम इंजन नहीं, फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो कॉकपिट्स होता है। ठीक है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। शिव कुमार शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं, हमारे साथ एक और मेहमान प्रदीप सुरीन जुड़ गए हैं। एक लंबा अनुभव है प्रदीप सुरीन को एविएशन को कवर करने का, बतौर पत्रकार। लगभग वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आपका प्रदीप जी। जी बोलिए शिव कुमार जी। शुक्रिया जी। सर मैं बोलना चाहता था सिकंदर जी से, जिस तरह जो अहमदाबाद एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जहाँ क्रैश हुआ सिर्फ 1.5 किलोमीटर का अंतर था। या मान ले कि जिस सर ने कहा कि उसको हैक किया गया, तो मतलब जबकि खुद कैप्टन और पायलट कह रहे थे कि मेरा मतलब इंजन ब्लॉक हो गया या इस तरह चीजें बाहर आ रही थी, तो मान सकते हैं पूरा जो एयरक्राफ्ट उसको हैक करके इस तरह मतलब क्रैश किया गया हो? एयरक्राफ्ट ने सिंह साहब, शर्मा जी, ये हैक का मतलब ये नहीं था कि जहाज उड़ा रहे थे, सिर्फ फ्यूल सप्लाई रोक दी गई। सिंपल से फ्यूल सप्लाई रोक दी गई और टेक ऑफ हुआ। देखिए अगर फ्यूल सप्लाई आ रही होती तो पूरी पावर के साथ इतना लोड लेकर रनवे पे दौड़ता कैसे, जमीन से एयरबोर्न कैसे होता? प्रॉपर्ली वो एयरबोर्न हुआ, उसके बाद भी पावर लॉस हुई, यानी इंजन बंद हो गए, उसका फ्यूल जाना बंद हो गया, स्टार्ट कर गया, उसके बाद भी उसने उतरना शुरू कर दिया जहाज ने।
फ्यूल ना होता तो दौड़ते ना, यानी कि जैसे ही उठा है उन्होंने देख लिया कि एकदम पावरलेस हो रहा, तो उन्होंने मेडे मेडे कॉल दी। बहुत सारी रनवे को पार करते ही मेडे कॉल दी उन्होंने, बहुत सारी और उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिकंदर रिजवी साहब बिल्कुल अडिग हैं कि यही हुआ है। और देखिए जांच में क्या आता है। प्रदीप सुरीन, आपके पास आ रहा हूँ। आज चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि पूरे जो भारत के जो एविएशन का तंत्र है या एविएशन का जो मानचित्र है उसमें टर्बुलेंस है, हल्ला मचा हुआ है, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। कहीं हर थोड़ी देर में एक खबर आ रही है, हम आप तो पत्रकार हैं जानते हैं, हर थोड़ी देर में एक खबर आ रही कि साहब यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, पायलट उड़ के वापस आ रहे हैं बार बार। ये इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये मेंटेनेंस की कमी है, भयानक मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि पायलट जैसा मजबूत दिमाग का व्यक्ति भी उड़ने के बाद वापस आ रहा है कि साहब ये मानक ठीक नहीं है, तो इसका मतलब तो फिर बहुत गंभीर स्थिति है। नहीं, देखिए हुआ क्या कि पिछले बार जब मैं आपसे मुखातिब हुआ और उसके बाद हम लाइव आए थे, तो उससे एक दिन पहले ही मैंने वो ब्लॉग लिखा था जिस ब्लॉग पे कई लोगों ने बवाल किया। लेकिन तब से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ कि जितने कमेंट मेरे पास आ रहे हैं उनमें मेरे को बड़ी सिली चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे कई आम लोग हैं, कई एक्सपर्ट्स हैं, और कई बार वो टोंट मारते हुए मुझे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपकी ये तो बड़े इंजीनियर टाइप आदमी है कि जब ये फ्लाइट में जाते हैं तो ये प्लेन में चढ़ने से पहले टायर चेक करते हैं और उसके बाद ऊपर चढ़ते हैं, फिर वो फ्लाई करते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि अगर मैंने पूरी बात नहीं लिखी होगी उस ब्लॉग में, लेकिन ये बात हकीकत है कि जब भी एक आम आदमी को अभी तक अपने सिविल एविएशन राइट्स नहीं पता है, उसे अभी तक नहीं पता है कि कब कैमरा ऑन करना है, कब मोबाइल ऑन करना है, कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ पे नहीं। तो कुल मिला के आपको याद होगा कि किसी ने प्लेन के लगातार कई बार फोटो खींच रहा था कोई विदेशी दिल्ली एयरपोर्ट के सामने, तो उसको एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसे अरेस्ट किया गया और उसके साथ बहुत इंटेरोगेशन की गई जी। तो जो इस वक्त जो जितनी सारी बातें आ रही है ना, उसका लब्बल हुआ बस यही है कि अब थोड़े से नागरिक जो हैं और जो प्लेन में चढ़ते हैं वो थोड़े से अवेयर हुए हैं चीजों को लेके। पहले इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि मान लीजिए अभी तक ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि प्लेन को फ्लाई करते वक्त सारे के सारे एयर होस्टेस आपको ये क्यों कहते हैं कि सीट को आगे कर लीजिए और जो शीशे हैं विंडोज उसकी खिड़कियां ऊपर कर दीजिए, या फिर जब टेक ऑफ करने के बाद जब वो लैंड करने लगते हैं तब भी एयर होस्टेस आपको फिर सीट सीधा करने और आपको खिड़की की जो पर्दे हैं उनको ऊपर करने बोलते हैं। अभी तक किसी को नहीं समझ में आया कि ये क्यों किया जाता है, बट इसके पीछे का रीजन ये होता है कि प्लेन में पायलट के पास साइड मिरर या बैक देखने के लिए शीशे नहीं होते हैं और वो खोले इसीलिए जाते हैं इन केस फ्लाइट ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त अगर आपको लगता है कि कहीं धुआं निकल रहा है तो आप तुरंत पायलट को बता पाए। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, कई लोगों को नहीं पता इस बारे में। मुझे लगता है कि 99% हमारे भारतीय कम से कम विमान में सफर करने वाले लोगों यात्रियों को इस बारे में नहीं पता रहता। अब एयर इंडिया में जब ये हादसा हुआ है इसके बाद पब्लिक थोड़ी अवेयर हुई है इस बात को लेके कि थोड़ा सा ग्लिच नजर आ रहा है अगर एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, या मान लीजिए कि थोड़ा सा लग रहा है कि जब इंजन थ्रॉटल लेती है फ्लाइट उड़ने से पहले, तो जब वो वाले कोई इशू होते हैं तो उस इशू के टाइम पे अब लोग बोलने लगे हैं। इनफैक्ट अब पायलट्स को भी ये लगने लगा। और जैसे कि मैं पिछले बार भी आपको बोल रहा था कि थ्योरीज बहुत सारी हो सकती है, हमारे यहाँ कई सारे पैनल में है जो अपने अपने मत भी रखेंगे इसमें कि क्या हो सकता है इसमें, लेकिन मेरा मत आपको यही कहता है कि 5 साल पुराने, मतलब अब तो दिल्ली सरकार ने ये भी कह दिया है कि 15 साल पुराने वाहन और 10 साल पुराने डीजल के गाड़ियां, मैंने यही सवाल उठाया अभी जी। बिल्कुल ये नीचे वाली गाड़ी को आप डाउन नहीं कर सकते, मतलब आप दिल्ली के अंदर नहीं घुसा सकते हैं। तो इतने सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ आप फ्लाइट में ले जा रहे हैं 15 साल पुराने एयरक्राफ्ट में, इस पे कोई रूल क्यों नहीं है? डीजीसीए ये क्यों नहीं करता है कि इस तरह के फटे पुराने सड़े गले जो एयरप्लेन है इनमें जो यात्राओं को ले जाके यात्रियों के साथ अनदेखी की जा रही है, या सरकार इस तरह के क्यों नहीं करती है? मतलब 2 आदमी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर चालान है, लेकिन प्लेन जो कि इतना सारा कार्बन उत्सर्जित करता है, इतना ज्यादा लोगों को लेके जा रहा है, इतने लाखों लोगों को लेके जा रहा है, उसमें पूरी तरह से आंख बंद करके। तो प्रदीप जी मैं रोक रहा हूँ आपको, 5 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण था। अभी रंजना यादव जी ने पूछा भी कि भाई ये कोई मियाद होती है क्या? तो बहुत ही अनुभवी पायलट हमारे साथ हैं, सौभाग्य से कैप्टन रिजवी 12,000 से ज़्यादा घंटे वो जहाज़ों को उड़ा चुके हैं और भांति भांति के जहाज़ उड़ा चुके हैं देश और दुनिया भर में।
उन्होंने साफ तौर पर इस बात को खारिज कर दिया कि साहब प्लेन तो कभी पुराना होता ही नहीं, प्लेन कभी पुराना नहीं होता, उसको कई तरीके से मेंटेनेंस करके वो उसका एक बार इंजन तक बदल दिया जाता है, लेकिन वो पुराना नहीं हो सकता, उसकी बहुत लंबी मियाद होती है। पुराना हो सकता है लेकिन उसकी इंजन की और उसकी बॉडी की इतनी मियाद होती है कि ये तो बहुत मतलब बहुत कम वक्फा है। रिजवी साहब एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात आप समझिए इस बात को कि मान लीजिए कि हमारे अगर आप हमारे सेना में और खासतौर पर वायुसेना में देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध तक के प्लेन अब तक हमारे यहाँ पे उड़ रहे हैं। कहा जाता है कि प्लेन प्लेन नहीं होता, वो कोई मशीन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, एक और उनको मिला के बनाए हुई एक मशीन है जिसके हर कंपोनेंट को आप बदल सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो एडवांस प्लेन्स आती हैं, जो नए प्लेन्स आते हैं, एक उनका फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, दूसरा उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपको इमीडिएटली मिल सकते हैं, तीसरी बात यह है इसको कि जो नई चीजें जब आपके पास आती है तो उसमें देखिए प्लेन बना क्या रहा है, प्लेन में इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी। अगर कोई मर्सिडीज या रोल्स रॉय खरीदता है तो वो इसलिए नहीं खरीदता कि वो महंगा है या अमीर लोग कहते हैं, वो सेफ्टी है कि उसको ये कहा जाता है कि मिस्टर चौहान जी आई हैव एन ऑब्जेक्शन। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। विद ड्यू अपॉलॉजी फ्रॉम जो अभी जो हमारे प्रदीप जी, सुनील साहब बोल रहे प्रदीप हैं, जी हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं देखिए इस तरह हमें नहीं, आप लोग सब पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं समाज में, ये मत कहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरक्राफ्ट चल रहा है, इससे कितनी मतलब मोरल डाउन होगा पायलटों का और क्या क्या होगा। कोई एयरक्राफ्ट नहीं चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। आपको पता है इसको कॉफिन ऑफ द ईयर कौन सा जहाज है? जी मैं इसको इसीलिए भी हमारे पायलट्स मरे हैं, MiG-21 और उसको हटा दिया गया है। तो इस तरह प्लीज देखिए, आप बहुत ही विद्वान आदमी, आप करते रहते हैं प्रैक्टिकली, आप तो एक एक जहाज को देखते हैं, लेकिन कुछ जो है प्रदीप जी मेरा आपसे चौहान साहब ने दिल से ले लिया है, दिल से ले लिया, और जाहिर सी बात वो जहाजों को दिल से जीते हैं, जैसे कैप्टन रिजवी बात कर रहे हैं। प्लीज बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। वो उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी जवाब दे दीजिएगा जी प्रदीप जी। जी जी जी। तो देखिए मैं आप अभी चलिए ठीक है, मैं उस बात पे बहुत ज्यादा नहीं जाता कि मैं डिफेंस की तरफ नहीं जाता, वो थोड़ा सा मामला भी थोड़ा सेंसिटिव होता है, बट मेरा कहना ये है इस बात पे कि हम एयर इंडिया पे ही अपने आप को रखते हैं और एयर इंडिया पे ही बात करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए अभी भी हमारे पास जितने फ्लीट है एयर इंडिया में, उसमें से जितने भी एयरबस के फ्लीट्स हैं वो अभी भी 15 साल पुराने हैं और ज्यादा पुराने नहीं। हाँ, एयर इंडिया क्या, सब पे बात करिए ना, सेना को छोड़ दीजिए, बाकी इंडिगो क्यों छोड़ रहे हैं, बाकी क्यों कर रहे हैं, सब पे बात करिए। और मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी पर्दे में नहीं है जी। प्लेयर अब ज्यादा बचे नहीं है, पहले आपके पास किंगफिशर था, सारा एयरलाइंस था, इसके अलावा जेट एयरवेज था, इसके अलावा MLDR भी था, अब तो इंडिगो ये दो बचे हैं, इंडिगो और ये, हाँ, पर सारे प्लेयर अब हट चुके हैं। अब केवल दो ही बड़े प्लेयर हैं, या तो आपका इंडिगो है या तो एयर इंडिया है जो बड़े फ्लीट के साथ है, बाकी सबके पास 5-5, 7-7 प्लेन से ज्यादा नहीं है किसी के पास जी। इसीलिए हम बात केवल इन्हीं दो प्लेयर ज्यादा है नहीं, तो इसीलिए अगर हम सारे की बात करें तब भी जो मेजर प्लेयर है वो इंडिगो है। इंडिगो के पास 5 साल से पुराना कोई प्लेन नहीं है और वो रखते भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास उसके बायर नहीं है, आप कहेंगे कि खरीद नहीं सकते। आप सेम प्लेन को हमारे पड़ोसी देशों में बेच सकते हैं, आप सहारा में बेच सकते हैं, आप सेम प्लेन को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि वो कंपनी जो है उसको लेके दूसरी नई प्लेन ले आए। तो इतनी बड़ी कंपनियां अगर आप चला रहे हैं और आपके पास इतने करोड़ों रुपए हैं और इनफैक्ट आपको पास लोन भी बड़ी जल्दी मिल जाता है किसी भी बैंक से, तो मुझे लगता है कि आपको नए प्लेन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और शायद मैं तो इस तर्क पे रहूंगा और मेरा मत हमेशा यही है कि आप क्यों पूरा प्लेन खरीद रहे हैं, आप लीज पे लीजिए ना। लीज इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे बड़ी कंपनियां जो है वो लीज पे प्लेन लेके चला रही है। एमिरेट्स और एतिहाद को छोड़ दिया जाए जो कि अपने उनके फ्लीट्स अपने हैं, बट उनकी जेबें भी बहुत मोटी है और उनके पास वो जरा सा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर एक भी ग्लिच होता है तो वो प्लेन को तुरंत रिप्लेस करते हैं। वो इतनी अपनी औकात रखते हैं वो कि अगर आप वर्ल्ड में अगर वो इंटरनेशनली नंबर 1 कहलाए जाते हैं, ये तब है कि गल्फ की दो बड़ी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। उसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने कभी भी एयरलाइंस के सेफ्टी को लेकर, उसके स्टैंडर्ड को लेकर और उसकी सुरक्षा को लेकर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए उन्हें नंबर 1 कहा जाता है। आप कंप्लीट करिए, मेरे पास केवल 1 मिनट है। गारंटी है कि आप उतरेंगे सुरक्षित। ठीक है, कैप्टन रिजवी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। कैप्टन रिजवी। नहीं, अभी अभी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मैं इनकी बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, लेकिन अभी जो हालात, अभी जो करंट इसके ऊपर हम लोग टॉपिक पर बात कर रहे थे, जो अभी जो हमारे हो रहे हैं, देखिए
ये कुछ चीजें, अब इसको मानी ना मानी तो बात एक अलग है। वैसे मैं, जो पायलट्स हैं, जो पुराने पायलट हैं, जैसे कहते हैं नहीं ओल्ड स्कूल पायलट, मैं भी ओल्ड स्कूल पायलट हूँ, बड़े हैरानी, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के एयरक्राफ्ट। मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग करी थी लखनऊ के अंदर, गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर में। कब J3C था, और एक चिपमंक DSC-1 होता था, कनाडा का फाइटर प्लेन था, उसके ऊपर मैंने एरोबेटिक करी, तो एरोबेटिक बाद में बैन कर दी गई थी सिविल एविएशन के अंदर। बिल्कुल ठीक है आपने कही बात। लेकिन अभी के जो हालात हैं, जो इस तरह के हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी मुल्क से धमकी आई कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा एक होने जा रहा है। पूछे क्या होने जा रहा है? ये हुआ है जी, बोलिए बोलिए। पाकिस्तान से सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो आ रही थी ना कि हम बहुत बड़ा करेंगे, बहुत जल्दी बहुत बड़ा इंडिया में करेंगे, जी, तुर्की ने सपोर्ट किया होगा, वो किया है उन्होंने। एयर क्रैश ऐसे नहीं हुई है, आप देख लीजिएगा ना, वो रिमोट से या हैक किया गया तो कुछ और हुआ होगा, लेकिन ये सबटाज, ये बात तो बिल्कुल इसी मोड पर आज हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। अब क्या हो गया है, मैं एक खत्म कर देता हूँ। अब क्या हो गया, अब पायलट्स बड़े चौकन्ना हो गए, कुछ और भैया लौटा के लिए चलो, को गालियां कौन ठीक है, रंजना यादव केवल 20 सेकंड जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं। रंजना जी प्लीज। ठीक है, ठीक है रंजना जी जल्दी से। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि जो हमारा इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में हमने सुना है, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग DGCA में या मंत्रालय में आप लोग उसको भेजेंगे क्या? नहीं, अवश्य भेजेंगे, प्रदीप जी भेजेंगे, हम भेजेंगे, सारे लोग भेजेंगे। नहीं, वो जाती है सब जाती है, वो मॉनिटर करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं, लेकिन हम लोग भी अपने सोर्सेस से रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसपे तो टर्बुलेंस हो रहा है। अभी हम वही जो हवा में हड़कंप मचा है उसी पर हम बात कर रहे हैं, और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि हवा में हड़कंप, टर्बुलेंस, इस अहमदाबाद की भयानक और खौफनाक घटना के बाद हमारे आपके दिमाग में टर्बुलेंस है। इस वजह से पूरा जो एविएशन सेक्टर है वो भी टर्बुलेंस से गुजर रहा है। लेकिन एकदम क्लीन चिट देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो ठीक नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और कैप्टन रिजवी ने एक बार बहुत जोर देकर इस बात को कहा है, जो पहले ही दिन डॉक्टर चौहान जो वायुसेना के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया था कि कहीं ना कहीं सैबोटाज है। आज उस पर एक तरीके से और मजबूती के साथ में कैप्टन सिकंदर रिजवी ने कहा कि जांच जब भी होगी ये एंगल जरूर निकलेगा। हम देखते हैं, हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ें आती है, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है, लाखों लोगों की सुरक्षा का सवाल है। नमस्कार।